हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर 2 के क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो एक्सरसाइज से गिवन है। तो बच्चों नई बुक में जो है वो पेज नंबर 22 पर गिवन है और पुरानी बुक्स के अंदर बच्चों पेज नंबर 30 पे गिवन है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन किन विधियों को अपनाएंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दे दी है और हमसे कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को अलग करने के लिए आप कौन कौन सी विधियों को अपनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या कौन सी पूछी गई है कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है तो बच्चों वो हमें पता है वो हमारा नमक होता है। अब वो नमक को जल के विलयन से पृथक करने में हमें कौन सी विधि को अपनाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाष्पीकरण। मिश्रण को गर्म करने पर जल वाष्पीकृत हो जाता है और सोडियम क्लोराइड पीछे रह जाता है। अब बच्चों जो सोडियम क्लोराइड जो पानी में घुला हुआ था उसको कैसे करेंगे, उसको हम गर्म कर देंगे और गर्म करने पर जितना भी जल हो जाएगा वो भाप बनकर उड़ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो कि नमक रह जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे हमसे पूछा गया है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो अमोनियम क्लोराइड जो सोडियम क्लोराइड में मिक्स है ना, तो उस मिक्सर में से अमोनियम क्लोराइड को हम कैसे पृथक करेंगे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। पातन की मदद से। तो गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड वाष्पीकृत हो जाता है। यह वाष्प ठंडा होने पर ठोस अमोनियम क्लोराइड का रूप ले लेती है तथा सोडियम क्लोराइड फ्लास्क में शेष रह जाती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमने एक फ्लास्क ले ली है, ठीक है, उस फ्लास्क के अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिश्रण डाल दिया है और नीचे से हमने क्या करी है, गैस जला दी है, बर्नर जला दिया है। तो इसमें जो मिश्रण था बच्चों उसमें जो अमोनियम क्लोराइड था ना, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना वो ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड इस मिश्रण से जब गर्म करेंगे तो गैस में परिवर्तित होगा और वो इसकी साइड्स में यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, खाली सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम कौन सी विधि अपनाएंगे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो धातु के टुकड़े इंजन ऑयल से छानने की प्रक्रिया द्वारा पृथक करते हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे इंजन का जो ऑयल होता है ना उसमें कुछ धातु के टुकड़े मिले हुए हैं तो उनको अलग कैसे करेंगे, तो छानने की प्रक्रिया द्वारा हम अलग कर लेंगे। तो छानने की प्रक्रिया से क्या होगा कि ऊपर छानने के ऊपर क्या रह जाएंगे, मेटल के टुकड़े रह जाएंगे, धातु के टुकड़े रह जाएंगे और नीचे जो ऑयल होगा इंजन का ऑयल वो अपने आप बह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। अब नेक्स्ट है दही से मक्खन निकालने के लिए हम कौन सी विधि को अपनाएंगे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपकेंद्रीकरण तकनीक से दही से मक्खन को अलग किया जा सकता है। तो बच्चों आपने देखा भी होगा कि दही से जब हम मक्खन निकालते हैं तो हम उसको चर्न करते हैं, है ना, तो उसको बिलोते हैं। तो बच्चों वो तकनीक क्या होती है, अपकेंद्रीकरण होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जल से तेल निकालने के लिए हम कौन सी विधि को अपनाएंगे। तो इसका उत्तर क्या है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण की का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों क्या करते हैं, हमें पता है जो तेल होता है वो जल में घुलता नहीं है, वो जल के ऊपर तैरने लग जाता है। ठीक है, तो हम पृथक्करण एक कीप लेंगे और उस कीप की मदद से तेल को अलग कर लेंगे और जल को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछा गया है कि चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि छानन प्रक्रिया द्वारा चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं। तो बच्चों जो हम चाय बनाते हैं उसमें चाय की पत्तियों को कैसे पृथक करते हैं, हम छन्नी के द्वारा तो करते हैं, तो छानन प्रक्रिया द्वारा ही चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में पूछा गया है बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी, तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय विधि द्वारा बालू से लोहे की पिनों को पृथक किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, चुंबक विधि के द्वारा चुंबक को लेंगे और बालू पे घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, जो भी पिनें होंगी लोहे की वो उस पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे।
तो बच्चों भूसे से गेहूं के दाने हम पछोड़ना मतलब विनोइंग क्या होता है बच्चों, हवा की मदद से हम क्या करते हैं, गेहूं के दाने को हम विनोइंग विधि द्वारा पृथक करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि को अपनाएंगे। तो पानी में तैरते हुए मिट्टी के कण स्कंदन द्वारा अलग किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं, स्कंदन के द्वारा अलग किए जाते हैं। भाई क्या होता है बच्चों, इसमें पानी के अंदर जो मिट्टी घुली हुई होती है ना, वो नीचे तली में बैठ जाती है और पानी अलग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजक क्रोमैटोग्राफी विधि से अलग किए जाते हैं। तो बच्चों जो क्रोमैटोग्राफी होती है वो रंगों अलग करने में इस्तेमाल की जाती है। तो आई होप बच्चों आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा कहा गया है चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो वो कहते हैं यहाँ पे हमें चाय को तैयार करने के लिए जो भी चरण होते हैं ना, उन चरणों के अंदर ना हमें ना ये वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करके हमें चाय की विधि को बताना है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं अब। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी बर्तन में पानी मतलब विलायक ले लेते हैं और गर्म करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर पानी में चीनी विलेय मिलाते हैं और पानी को उबलने तक गर्म करते हैं, जिससे सामंगी मिश्रण का विलयन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इसमें चाय की पत्ती और दूध मिलाते हैं और फिर से उबालते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट क्या जाएगा, अब इस मिश्रण को छलनी की सहायता से छानते हैं। घुलनशील पदार्थ को हम चाय के रूप में प्राप्त करते हैं तथा अघुलनशील पदार्थ छलनी में अवशेष रह जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए चाय बनाने की विधि को बताया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिमाणों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अब यहाँ पे क्या किया गया है बच्चों, एक प्रज्ञा नाम के लड़की ने क्या किया है, 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा है। तो जैसे बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें तापमान दे दिए गए हैं 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313, 333, 353 और यहाँ पे वो पदार्थों के नाम दे दिए गए हैं जिन पदार्थों को प्रज्ञा ने लेके जांचा। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट जो है, पोटेशियम नाइट्रेट का घुलनशील देखें तो 283 पे वो 21 ग्राम घुलता है, 293 में 32 ग्राम घुलता है, 313 पे वो 62 ग्राम घुल रहा है। और यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी ली हुई है, विलायक की 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हर किसी केस के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर इतने टेम्परेचर के ऊपर चीज़ को घोला गया। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट में को 100 ग्राम ऑफ पानी में घोला गया तो 283 केल्विन पर 21 ग्राम घुला, 293 केल्विन पर 32 ग्राम घुला। तो ऐसी पोटेशियम क्लोराइड जो है 313 केल्विन पे 40 ग्राम्स घुला। तो आई होप ये आपको तालिका पढ़नी आ गई होगी। तो चलो अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को पर्याप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो बच्चों अभी तक जो हमने घोला गया था वो 100 ग्राम ऑफ जल लिया था, लेकिन अब क्या कह दिया, हमें बताया कि 50 ग्राम जल लेना है और 313 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेशियम नाइट्रेट का एक संतृप्त विलयन बनाना है। तो चलो इसका सॉल्व करते हैं अब आंसर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 313 केल्विन पर जो पोटेशियम नाइट्रेट था वो 62 ग्राम जो था वो घुल रहा था, राइट। अब उसको आंसर निकालते हैं। तो 100 ग्राम जल में 331 केल्विन पर संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान 62 ग्राम था। फिर 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो 62/100 × 50 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 31 ग्राम जो पोटेशियम नाइट्रेट होगा वो 50 ग्राम के जल में घुल जाएगा, एक संतृप्त विलयन बना देगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करो। तो यहाँ पे बच्चों प्रज्ञा जो होती है वो 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और जब वो संतृप्त विलयन तैयार कर लेती है ना तो उसको कमरे के तापमान पर ठंडा करने के लिए छोड़ देती है। तो जब विलयन ठंडा होगा ना तो वो क्या देखेगी उस विलयन में, तो अब वो बताना है। तो चलो आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस की घुलनशीलता तापमान घटाने पर घटती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है पोटेशियम क्लोराइड जो उसने 353 केल्विन पर संतृप्त विलयन बनाया था, ठंडा करने पे क्या हो जाएगा, उसे क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि जो ठोस की जो घुलनशीलता होती है ना, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ती है, जब तापमान घटेगा तो वैसे वैसे घटेगी। तो आप बच्चों एक ऐसे भी याद रख सकते हो, जब हम गर्म पानी में चीनी घोलते हैं तो जल्दी घुलती है और ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं तो वो बहुत टाइम लेती है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जो ठोस की घुलनशीलता होती है, तो तापमान घटेगा तो वो भी घटे जाएगी। तो इसलिए जो पोटेशियम क्लोराइड होगा वो क्रिस्टल रूप में प्राप्त होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या करना। तो बच्चों यहाँ पे ये बताना है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है। तो 293 केल्विन पर कौन सा जो सॉल्ट होगा, जो लवण होगा, सबसे ज़्यादा अधिक घुलेगा। तो बच्चों 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट कितना घुल रहा है, 32 ग्राम घुल रहा है। सोडियम क्लोराइड जो है वो 36 ग्राम घुल रहा है। पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम घुल रहा है और अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम घुल रहा है। तो कौन सा लवण 293 केल्विन पर सबसे ज़्यादा घुल रहा है, तो अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम जो है वो 293 केल्विन पर घुल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे, 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम जो है वो 100 ग्राम जल में विलय सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो आई होप बच्चों आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे जैसे तापमान घटता है वैसे वैसे घुलनशीलता भी घटती है। तो तापमान घटाने पर घुलनशीलता घटती है तथा तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। आप इसको इस उदाहरण से याद कर सकते हैं कि ठंडे पानी में जब चीनी घोलते हैं तो ठंडा पानी क्या है, ठंडा तापमान घट रहा है तो घुलनशीलता भी कम हो रही है। तो और गर्म पानी है तो तापमान बढ़ रहा है तो घुलनशीलता भी बढ़ती है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दे दी हैं, हमें इनकी व्याख्या करनी है। तो जैसे संतृप्त विलयन हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गए, कोलाइड्स हो गए, निलंबन हो गए। तो चलो देखते हैं इसके आंसर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं संतृप्त विलयन। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है, अर्थात निश्चित तापमान पर यदि विलयन से विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई पदार्थ किसी विलयन में घुल एक क्षमता के अनुसार ही घुल पाता है और उससे अधिक नहीं घुल पाता है एक निश्चित तापमान पर, तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था, इसमें हमसे पूछा गया था शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध होते हैं, जैसे उदाहरण हाइड्रोजन, जल आदि। तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो केवल एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, तो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सभी जितने भी तत्व होते हैं और जो यौगिक होते हैं वो शुद्ध होते हैं, क्योंकि जो यौगिक होते हैं वो शुद्ध क्यों होते हैं, क्योंकि उनका तत्वों का अनुपात होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन, जल आदि सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, अब आगे क्या बताया है, कोलाइड्स का देखते हैं। कोलाइड्स में क्या होता है, कोलाइड्स एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन ये कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो कोलाइड होते हैं ना, वो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। उनके कणों का आकार इतना छोटा होता है जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, पर लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता है कि वो प्रकाश की किरणों को ना फैला सके। तो ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जिसकी वजह से हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। उसके बाद क्या है, विलेय कणों की
प्रावस्था और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। वो कहते हैं वितरित कण जिस चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पानी में चीनी घुल रही है तो पानी क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया ना, तो यहाँ पे उसको क्या कह दिया गया, उसे परिक्षेपण माध्यम कहा दिया गया है। और चीनी जो हमने पानी में घोल उसको क्या कह दिया गया, उसे परिचित प्रावस्था कह दिया गया। तो आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे उदाहरण इन्होंने यहाँ पे कोहरा, बादल, मक्खन आदि दे दिया है। अब नेक्स्ट है निलंबन। तो वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखे जा सकते हैं। तो ये पदार्थ वो होते हैं जो अघुलनशील होते हैं और इनको हम आँखों से देख सकते हैं कि कणों को से निलंबन कहलाता है। ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन अस्थायी होता है, उदाहरण रेत और जल का मिश्रण, चौक और जल का मिश्रण। तो आई होप बच्चे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करें। अब यहाँ पे बच्चों हमें कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, अब हमें उन्हें समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में पृथक करना है। तो चलो करते हैं। समांगी मिश्रण, अब बच्चों यहाँ पे पूछा गया है सोडा जल हो गया, लकड़ी, बर्फ़, वायु और मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो ये क्या है, तो उत्तर समांगी मिश्रण में संगठन समान होते हैं जबकि विषमांगी में जो असमान संगठन होता है। तो ठीक है, तो समांगी मिश्रण में क्या क्या आ जाएगा, तो बच्चों समांगी मिश्रण में सोडा जल आ जाएगा, वायु आ जाएगी, सिरका आ जाएगा, छनी हुई चाय आ जाएगी। विषमांगी मिश्रण में लकड़ी आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। तो लकड़ी जो होती है बच्चों वो विषमांगी होती है, वो बहुत प्रकार की चीज़ों से मिलकर बनती है, कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है। मिट्टी भी मिश्रण होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कोई एक जल दे दिया जाए, रंगहीन जल है, और आपको बताना है कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि वो जो जल है वो शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है, शुद्ध पदार्थ का क्वथनांक एक विशेषता होती है क्योंकि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो ये द्रव शुद्ध जल है, अन्यथा नहीं। अब वो कहते हैं शुद्ध पदार्थ जो होता है ना उसका क्वथनांक जो होता है वो एक निश्चित होता है। तो यदि कोई जल जो है, कोई रंगहीन जल है, अगर वो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर आते ही उबलना शुरू हो जाता है तो वो जो रंगहीन द्रव होगा वो शुद्ध होगा। तो यही शुद्ध जल को पहचानने की खासियत है। तो आई होप बच्चे आपको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी, हमें बताना है कौन कौन सी शुद्ध पदार्थ हैं। तो बच्चों यहाँ पे बर्फ़ है, दूध है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, पारा है, ईंट है, लकड़ी है और क्या है, वायु है। तो इसमें से बताना है कि कौन कौन सी शुद्ध चीज़ें हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ क्या है, पानी का ही तो रूप है, तो ये H2O क्या होता है, ये शुद्ध पदार्थ होता है। लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा आदि सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। दूध एक कोलाइड विलयन है। अब बच्चों यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भी ये तो HCl होता है, तो HCl भी तो एक फिक्स रेशो में है और ये शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। तो बच्चों ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना इसमें पानी भी होता है, तो इसी वजह से ये मिश्रण होता है, ये शुद्ध पदार्थ में नहीं आता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। अब हमें विलयन की पहचान करके बताना है। जैसे विलयन कौन कौन सा है, मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। अब कौन कौन से विलयन है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, समुद्री जल हो गया, वायु हो गया, सोडा जल जो होता है समांगी मिश्रण होते हैं। क्योंकि समुद्री जल में हमें पता है नमक घुला हुआ होता है लेकिन हमें नमक दिख नहीं रहा। वायु पता है, वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं पर हमें अलग अलग वायु की अलग अलग गैसें नहीं दिख रही हैं। सोडा जल अगर देखोगे तो पूरा देखने से एक जैसा लगता है, उसमें हमें अलग दिखाई नहीं देता, तो इसलिए समांगी मिश्रण है, अर्थात ये क्या है, विलयन है। ठीक है, आई होप बच्चे क्लियर हो रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो बच्चों यहाँ पे आपको कौन कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है। टिंडल प्रभाव वो होता है जिसमें से जब हम जिस घोल में से लाइट की रोशनी को डालते हैं तो वो लाइट की रोशनी को फैला देते हैं। तो बच्चों नमक का घोल टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता, दूध दिखाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन बच्चों नहीं दिखाता है और स्टार्च का विलयन दिखाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है कि दूध और स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये दोनों ही कोलाइड्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, हमें इनको तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त आदि। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं
उत्तर देखते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इनमें तत्वों का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है, जबकि मिश्रण में तत्वों का अनुपात स्थिर नहीं होता है। तो ठीक है, इसी आधार पर हम देखेंगे। अब हम ऐसे ही बना लेंगे बच्चों, एक जगह तत्व लिख लेंगे, एक जगह यौगिक लिख लेंगे, एक जगह मिश्रण लिख लेंगे। तो तत्व सोडियम है, चांदी तत्व है, टिन तत्व है और सिलिकॉन तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? यौगिक है। मीथेन यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, क्योंकि इनके फॉर्मूले निश्चित होते हैं, एक निश्चित अनुपात होता है जो तत्व होते हैं इनमें। मिश्रण क्या है? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त क्या है? ये सारे मिश्रण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? बच्चों यहाँ पे हमें बहुत सारे परिवर्तन दिए हुए, जैसे पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलना, खाना पकाना, भोजन का पचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो अब इन सब में से पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जो परिवर्तन है वो रासायनिक है। तो बच्चों कौन कौन से होते हैं? तो पौधों की वृद्धि होगी, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन तथा मोमबत्ती का जलना आदि परिवर्तन रासायनिक है, क्योंकि इनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।